हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को जो है मैं साइंस के 410 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है वो बताऊंगा। और इसका जो है फर्स्ट वीडियो है जिसमें आप लोगों को जो है मैक्सिमम 200 क्वेश्चन तक बताऊंगा। फिर जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन बच जाएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। क्या कह रहा है कि पदार्थ की मूल अवस्था क्या कहलाती है। तो पदार्थ की वैसे कहा जाए तो 3 मूल अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। उसके अलावा प्लाज्मा होता है और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसन होता है, ठीक है ना। पदार्थ की ठोस अवस्था होती है तो पदार्थ की ठोस अवस्था होती है रबर, स्पंज, पत्थर, ठीक है। ये सब जो है ठोस रूप में है। किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा जो है कणों के बीच की दूरी जो है अगर बोला जाए तो वो गैस में होता है, ठीक है ना। दूरी अगर बोला जाए, और सबसे नज़दीक कणों के बीच अगर होता है, कणों के बीच सबसे मतलब नज़दीकी जो होती है वो ठोस में होती है, ठीक है। किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो वह है गैस, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल कौन सा बल है? तो वह है आकर्षण बल, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, उसे हम लोग आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में बहाव का गुण होता है? तो मतलब कौन सा पदार्थ का अवस्था है जो बहता है? तो हम लोगों को पता है कि द्रव और गैस जो है ये बहते हुए रूप में पाया जाता है, ठीक है। पदार्थ किस अवस्था में संपीड़ितता का गुण सर्वाधिक होता है? तो पदार्थ के जो है गैस अवस्था में संपीड़ितता के गुण सर्वाधिक होता है। संपीड़ितता का मतलब होता है फैलना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गैस का फैलाव होता है। जैसे किसी अगरबत्ती को अगर हम जला देते हैं, इसका मतलब उसके थ्रू जो है गैस निकलता है, तो वह भी जो है हमारे पूरे वातावरण को क्या करता है? सुगंधित कर देता है। या कोई भी एलपीजी का अगर लीक हो गया तो उसका भी जो है स्मेल पूरे वातावरण में फैल जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि पदार्थ के संपीड़ितता गुण जो सर्वाधिक गैस के अंदर होता है, ठीक है। पदार्थ की किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक संभव है? तो सबसे ज़्यादा अगर मतलब गलनांक होता है तो वह ठोस के अंदर संभव है, ठीक है। ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? यानी ठोस से द्रव में परिवर्तन कहलाता है गलन, ठीक है। द्रव से गैस बदलने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण कहलाती है, ठीक है। और गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ठोस अवस्था से सीधे गैस में अवस्था में परिवर्तित कहलाता है ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा उदाहरण जो है कपूर है, उसके बाद नेफ्थलीन है, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान, समतुल्य तापमान केल्विन में कितना होता है? तो देखिए, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हम प्लस 273 ऐड करते हैं, ठीक है। अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो प्लस 273 हम ऐड करते हैं। तो 27 डिग्री सेल्सियस में केल्विन में जाना है तो हमको क्या करना है? 27 प्लस 273 ऐड कर देंगे तो वो हमारा 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर बोला जाए कि केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए तो जो भी वैल्यू केल्विन का दिया हुआ है उसमें से आपको 273 घटा देना है और घट करके जो आएगा वही डिग्री सेल्सियस में काउंट होगा, ठीक है। 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है। तो 200 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? गैस अवस्था में होती है। जैसे ही मतलब 100 के आसपास में जाता है तो गैस बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। शुष्क बर्फ उदाहरण है। शुष्क बर्फ जो है किसका उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रवावस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि कह रहा है कि वैसा टेम्परेचर जो कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग गलनांक तापमान कहते हैं, ठीक है। गलनांक तापमान। किसी द्रव्य का गलनांक तापमान के नीचे, ठीक है, ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। किसी द्रव का क्वथनांक तापमान के नीचे ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प में बदलता है अपने क्वथनांक से कम ताप पर। कह रहा है कि वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प में बदलता है, तो वह क्या है? तो अपने क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर जो है जल वाष्प में बदल जाता है। शुष्क बर्फ होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तापमान का ऐसा ही मात्रक अगर बोला जाए तो केल्विन है, ठीक है। वो तरल पदार्थ कहा जाता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है।
तो किस पे, सेल्सियस पैमाने पर। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है किस पे, सेल्सियस पैमाने पर। किसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है, तो गैस का जो है आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, क्योंकि वह संपीड्य होता है, मतलब पूरी तरह फैल जाता है, जिसकी वजह से इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। एग्जाम्पल एलपीजी गैस का ही ले लीजिए, या घर में अगर कोई खाना वाना बन रहा है तो उसका जो है स्मेल बाहर भी फैल जाता है। तो यह जो है यह दर्शाता है क्या कि गैस का जो है कोई आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। रसोई घर में प्रयोग करते हैं तो एलपीजी, ठीक है, रसोई घर में जो है एलपीजी का प्रयोग करते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद है वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो वाहन के अंदर जो प्रयोग की जाने वाली गैस होती है वो सीएनजी होती है। और सीएनजी, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ़ का गलनांक जो है 273 केल्विन पर होता है, मतलब बर्फ़ जो है गलता है 273 केल्विन पर, ठीक है। गर्मी में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में किसके कारण ठंडा हो सकता है, तो वह वाष्पन के कारण ठंडा होता है। परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगा, कह रहा है परिघटनाओं में कौन सा समुच्चय तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगा, तो वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार, यह जो है टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता है। वाष्पन, विसरण, विसरण का मतलब ये होता है फैलना, और गैसों का प्रसार जो है ये सब जो है टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, तो क्या होता है, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है कि गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करता है। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो वह कौन सा कण है, तो ऑक्सीजन, जल, फिर शर्करा है। वाष्पन का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे हुए डायरेक्ट ठोस से में रूपांतरण जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी, जल के तापमान में वृद्धि से। शुद्ध पदार्थ की मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति होती है, समान होती है। शुद्ध पदार्थों में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, समान होती है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है, जिसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। पीतल मिश्र धातु है किसका, तो जिंक और कॉपर का। आपसे पूछा जाएगा कि पीतल के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, तो जिंक और कॉपर मिलाया जाता है। गैस प्लस जल विलयन का उदाहरण है सोडा जल। सोडा जल में विलय होता है किसमें, सोडा जल जो है वो CO2 में विलय होता है, मतलब घुल जाता है। प्रकाश की किरणें फैल जाती है विलयन में। प्रकाश की किरणें जो है फैलती है कहाँ पे, विलयन में। प्रकाश की किरणों का विलयन से फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी प्रकाश की किरणों का विलयन में फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। द्रव प्लस गैस के कोलाइड को क्या कहते हैं, तो एरोसोल कहते हैं। द्रव प्लस गैस के कोलाइड यानी मिश्रण को एरोसोल कहा जाता है। इमल्शंस का उदाहरण है दूध। आपसे पूछता है क्वेश्चन कि दूध किसका एग्जाम्पल है, तो इमल्शंस का उदाहरण है, ठीक है। दूध के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से अलग कर सकते हैं, कारण नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि से यानी सब्लिमेशन विधि से जो है हम उसको अलग कर सकते हैं। पृथक्करण की विधि नहीं है, घोलना जो है पृथक्करण की विधि नहीं है, क्योंकि घुल जाएगा तो उससे अलग कोई भी पदार्थ नहीं हम कर सकते हैं, इसीलिए पृथक्करण की विधि घोलना नहीं है। वायु में उपस्थित गैसों को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, वायु के अंदर उपस्थित जो भी गैस हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या नाइट्रोजन हो या ऑर्गन हो, तो उसको जो है हम अलग कर सकते हैं कैसे, प्रभाजी आसवन विधि या प्रभाजी विधि से जो है कर सकते हैं, ठीक है। परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है, यानी परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। चैडविक ने किसकी खोज की थी, तो यानी जेम्स चैडविक के बारे में बता रहा है कि जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु केंद्रक में क्या पाया जाता है, यानी कि परमाणु के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और बाहर चक्कर लगाता है क्या आता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। प्रोटॉन की खोज का श्रेय जो है किसे दिया जाता है,
तो रदरफोर्ड को दिया जाता है। रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज किया था। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो एक्स किरणों की खोज जो है रोएंटजन ने किया था। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? रोएंटजन ने। ठीक है। समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न परमाणु भार वाले, यानी कि जिसकी परमाणु क्रमांक जो है वो समान होगी और परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होगी, परमाणु भार जो है भिन्न होगी, तो उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा रेज की होती है। सबसे अधिक अगर बोला जाए तो भेदन क्षमता जो है किसकी होती है? तो वह है गामा रेज की। अपरमाणु कण कौन से होते हैं? तो अपरमाणु कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों आते हैं। किसने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है? तो जॉन डाल्टन ने जो है बताया था क्या कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। ठीक है। प्रोटियम में कौन शामिल नहीं होता है? तो प्रोटियम में जो है न्यूट्रॉन शामिल नहीं होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन शामिल होता है लेकिन न्यूट्रॉन शामिल नहीं होता। किसी तत्व में समस्थानिकों में होता है तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। यानी समस्थानिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या जो है भिन्न होती है, मतलब अलग होती है। जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? तो अगर न्यूट्रॉन विघटित होता है मतलब टूटता है, तो उसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। ठीक है। P32 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो ल्यूकेमिया के लिए। ल्यूका किस प्रकृति की है? तो मृदा जो है वो समांगी प्रकृति की है। ठीक है। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होता है। यानी कि यौगिक जल में, यानी जल का सूत्र होता है कि क्या? H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। लेकिन अगर इसमें मतलब अनुपात में पूछा जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो हाइड्रोजन के 2, यानी कि हाइड्रोजन का वैल्यू 1 ही होता है लेकिन उसके अंदर जो है हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन का जो है वैल्यू 16 होता है। ठीक है ना। यानी कि एटॉमिक नंबर जो है 16 होता है। तो 2:16 को अगर हम काटते हैं तो 1:8 आ जाते हैं। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का सूत्र जो होता है वो NH3 होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है अमोनिया का सूत्र जो है क्या होता है? तो यह NH3 होता है। परमाणु त्रिज्या का आकार होता है तो नैनोमीटर में। ठीक है। या परमाणु त्रिज्या का आकार मापा जाता है किस में? नैनोमीटर में। कौन तत्व का एक परमाणविक है? तो ऑर्गन है। कौन तत्व का एक परमाणविक है? तो ऑर्गन है। कौन सा तत्व द्विपरमाणविक होता है? तो हाइड्रोजन जो होता है वो द्विपरमाणविक होता है। अमोनियम आयन का सूत्र होता है NH4+। अमोनियम आयन का सूत्र क्या होता है? NH4+। सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। ठीक है। साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड का जो है सूत्र क्या होता है? NaCl। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? MgOH2। कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है? तो कार्बन के 1 मोल में 6.022 गुने में 10 के पावर 23 होता है। ठीक है। यानी 6.022 गुने में 10 के पावर 23 होता है। यानी किसी भी तत्व के मतलब अगर एक परमाणु में मोलों की संख्या पूछा जाए, यानी 1 मोल में परमाणुओं की संख्या पूछा जाए, तो उसका सब का जो है एक ही होता है, 6.022 गुने में 10 के पावर 23। ठीक है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है, तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या जो होती है O2 होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का सूत्र ही होता है O2। ठीक है। ओजोन का अगर पूछा जाए तो O3 होता है। ठीक है। 18 ग्राम जल के समतुल्य मोल संख्या है। 18 ग्राम जल के समतुल्य मोल संख्या है तो वह 1 है। CH4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है? तो CH4 का जो है सूत्र इकाई द्रव्यमान 16 होगा। कैसे होगा? क्योंकि कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर जो होता है वो 16 होता है, 12 होता है और हाइड्रोजन इसके अंदर 4 है, तो 12 + 4 कितना हो गया? 16 हो गया। यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर पूछा जाए तो 12 और हाइड्रोजन का जो है 4 है। ठीक है ना। तो CH4 जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं, तो ये दोनों का मिलकर के द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सल्फेट परमाणु आयन का संकेत है, यानी कि सिंबल है, तो SO4 होता है के पावर में माइनस मतलब 2 होता है। लौह धातु का प्रतीक होता है, लौह मतलब होता है आयरन, आयरन का प्रतीक होता है Fe। ठीक है। क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश होता है -1। क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश क्या होता है? -1
1 होता है। ऑक्साइड आयन पर उपस्थित आवेश है -2। किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, किसने बताया था? कह रहा है कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, किसने बताया था? तो यह जॉन डाल्टन ने बताया था। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है कितनी होती है? 10 के पावर -10 मीटर होता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है। उसके बाद CO2 का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना होता है? CO2 का, तो CO2 का जैसे अगर पूछा जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है आपको 12 होता है और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16। तो 12 और 16 दूना 32, 32 और 12 जो है 44 म्यू होता है। ठीक है ना? ठीक है। तो CO2 का जो है ग्राम अणु अगर पूछा जाए द्रव्यमान में, तो कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का 16 गुने में 2, 16 दूना 32 और 12 44 यू। ठीक है। 360 ग्राम जल को सही रूप से प्रदर्शित करता है 20 मोल जल में। ठीक है। 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है 20 मोल जल में। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो N2 है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Na होता है। पोटेशियम का अगर पूछा जाए तो K होता है। समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? तो कार्बन 14 6। ठीक है। कार्बन 14 6। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, कितना होता है? तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16/6.022 गुने में 10 के पावर 23 ग्राम होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 16/6.022 गुने में 10 के पावर 23 ग्राम। ठीक है। हाइड्रोजन अणु की एक मोल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 6.022 गुने में 10 के पावर 23। परमाणु का मूल कण नहीं है। परमाणु जो है, परमाणु का मूल कण क्या नहीं है? अल्फा कण परमाणु का मूल कण नहीं है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक कौन सा गोला था? तो वह था धनावेशित। ठीक है। थॉमसन के अनुसार परमाणु जो है, परमाणु मॉडल के अनुसार थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक कौन सा गोला था? तो धनावेशित गोला था। अल्फा कण होते हैं द्विआवेशित होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? द्विआवेशित होते हैं। एल कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एल कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। कौन कक्ष केंद्रक के सबसे नजदीक होता है? तो के होता है। के जो है वो केंद्रक के सबसे नजदीक होता है। कौन कक्ष केंद्रक के सबसे दूर होता है? तो एन होता है। यानी कि सेंटर के आगे जो है, मतलब सबसे दूर अगर बोला जाए तो एन होता है। ठीक है। एन सेल होता है। एम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। अगर पूछा जाए के, तो के अंदर 2, एल के अंदर 8 और एम के अंदर 18, एन के अंदर 32 होता है। ठीक है ना? 281 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 281 यानी कि 8 2 10 11, तीनों मिलकर के कितना सोडियम हो जाता है, Na। ठीक है। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो सोडियम का, Na का है। एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो एल्युमिनियम का होता है 283। ठीक है। उसके बाद क्लोरीन तत्व में एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन तत्व में एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2 होती है। कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2। अक्रिय गैस के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी कि जितने भी अक्रिय गैस है उसके बाहरी कक्ष में कितने होते हैं? अक्रिय गैसों के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर बोला जाए कि ग्रुप नंबर 18 यानी कि वर्ग 18 में जो है, अगर पीरियोडिक टेबल के वर्ग 18 में देखा जाए तो अक्रिय गैस होता है, जिसको हम लोग नोबेल गैस भी बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन सा तो है? हीलियम होता है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होता है। ठीक है ना? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होता है। ठीक है। पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। ठीक है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है? तो उसके लिए, निकालने के लिए, जैसे पोटेशियम का परमाणु क्रमांक अगर बोला जाए तो 11 होता है। तो KLM
यानी कि K में जो है 2 इलेक्ट्रॉन को शामिल किया जाएगा, L में जो है 8 इलेक्ट्रॉन को, और जो बाहरी इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 2 8 और लास्ट में बच गया 1 यानी 11, क्योंकि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो लास्ट वाला जो बच जाएगा वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पोटेशियम तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है। सोडियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 ही है। ठीक है, कार्बन 12/6 का समस्थानिक नहीं है। क्या नहीं है, तो 11/6 जो है 11/6 कार्बन का समस्थानिक नहीं है। किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, तो कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 वैसे कहा जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर उपचार में किया जाता है। किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। Mg परमाणु में यानी मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण को सही प्रदर्शित करता है, तो 2 8 2 8 2 10 2 12 यानी मैग्नीशियम का जो है परमाणु क्रमांक अगर बोला जाए तो वह है 12। ठीक है, किसने समझाया कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित केंद्रित रहता है। किसने समझाया कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित तथा धन आवेशित का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है ना, एक संयुक्ता वाले तत्व होते हैं धातु या अधातु। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होती है 1। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होती है 1। परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन करता है। ठीक है, परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन करता है, जो चित्र दिया हुआ है वही। ठीक है, परमाणु में संख्या समान होती है, तो परमाणु में संख्या समान होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अब कोशिका के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। एक कोशिकीय जीव है कौन सा, तो पैरामीशियम जो है वो एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव है। कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो रॉबर्ट हुक ने लगाया था। ठीक है, कोशिका का भाग नहीं है, तो कोशिका का भाग जो है कोशिका द्रव्य नहीं है। कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका पादप भित्ति मुख्यतः बनी होती है, यानी कोशिका पादप के अंदर कोशिका भित्ति जो है, पादप का अंदर पेड़ पौधा, तो उसके अंदर जो कोशिका की भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, उसी तरह अगर बोला जाए कि कवक के अंदर कोशिका झिल्ली जो है किसकी बनी होती है, तो वह बनी होती है काइटिन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है 1। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, तो क्रोमोसोम जो है प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम क्या है, संचय करना। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम क्या है, संचय करना। किस जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, तो बैक्टीरिया के अंदर यानी जीवाणु के अंदर जो है केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव मतलब जिसके अंदर मल्टी सेलुलर जिसको बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव, तो वो होता है कौन कौन, कवक, पादप और जंतु। यानी कि कवक, फंजाई जो मशरूम का उदाहरण है, मतलब इसका एग्जाम्पल है। पादप यानी पेड़ पौधा, और जंतु जो भी जीव जंतु है वो सारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। पादप कोशिकाएं किस क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती है, तो परासरण विधि द्वारा जो है जल ग्रहण करती है। ठीक है, कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस क्रिया द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस क्रिया द्वारा होता है, तो विसरण द्वारा होता है। केंद्रक के अंदर कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं, तो केंद्रक के अंदर जो है प्रोटीन मौजूद होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा जिसको हम लोग बोन मैरो भी कहते हैं। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह या शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है ना, या बिजली घर, ये सब जो है किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है, तो राइबोसोम के द्वारा जो है प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो हरित लवक के कारण होता है। ठीक है, हरित लवक के कारण पौधों का रंग हरा होता है।
मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो डिंब कोशिका होती है। जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? किससे या किनसे निर्मित होती है? तो कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली जो है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है। शुद्ध सेल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था शुद्ध सेल का प्रतिपादन। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम जो है वो साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। हाइपोटोमिक विलयन में रखी कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फूल जाएगी। मतलब हाइपोटोनिक विलयन में जो है अगर कोशिका को रखा जाए तो क्या होगा कि वह फूल जाएगा। ठीक है। कोशिका के भीतर श्वसन ऑक्सीकरण का स्थान कौन सा है? कोशिका के भीतर श्वसन ऑक्सीकरण का स्थान कौन सा है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। द्विक झिल्ली में किस में उपस्थित होता है? द्विक झिल्ली किस में उपस्थित होता है? तो लाइसोसोम में उपस्थित होता है। केवल पादपों में पाया जाने वाला कोशिकांग है कौन सा? प्लास्टिड। मतलब कह रहा है कि कौन ऐसा कोशिकांग है या कोशिका का अंग है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है यानी पादपों में पाया जाता है? तो वह है प्लास्टिड। जंतु कोशिकाओं के द्वारा सीमित किया जाता है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम के केंद्रक है प्रोटीन सिंथेसिस है। राइबोसोम के केंद्र हैं प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल किस में उपस्थित होता है? तो न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस में। ठीक है। न्यूक्लियोलस में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल उपस्थित होता है। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है राइबोसोम। ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। लाइसोसोम से क्या है? तो इसको बोला जाता है हाइड्रोलिटिक्स एंजाइम कहा जाता है। ठीक है। यानी कि लाइसोसोम्स को हाइड्रोलिटिक्स एंजाइम्स के रूप में भी जानते हैं। कोशिका स्त्रवण किसके द्वारा किया जाता है? तो कोशिका का स्त्रवण जो है वो गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है यानी गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। सेंट्रियोल किससे संबंधित है? तो सेंट्रियोल जो है स्पिंड्रिल निर्माण से संबंधित है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच बहुत अंतर क्या है? न्यूट्रिशन का अंतर होता है। न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व जो भी है उसका अंतर होता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच बहुत ज़्यादा अंतर जो है अगर बोला जाए तो न्यूट्रिशंस का होता है। केंद्रक रहित जंतु कोशिका में किसका अभाव होता है? तो क्रोमोसोम्स का अभाव होता है। प्लाज्मोलिसिस किसके कारण होता है? तो एक्सास्मोसिस के वजह से होता है। ठीक है। पादप कोशिका किसके कारण फूल जाती है? तो एंडोस्मोसिस के वजह से जो है फूल जाती है। पादप कोशिका किसके कारण फूल जाती है? तो एंडोस्मोसिस के वजह से। कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? तो उत्तक कहा जाता है। ठीक है। कोशिकाओं के समूह को जो है उत्तक कहा जाता है और उत्तक से जो है अंग बनता है, अंग से जो है शरीर का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो पौधों में लचीलेपन का गुण किस उत्तक के कारण होता है? अगर पौधा लचीला है, फ्लेक्सिबल है, तो वह कोलेनकाइमा उत्तक के कारण होता है। ठीक है। ट्रैकिड्स कहाँ पाया जाता है? तो जाइलम में पाया जाता है। ट्रैकिड्स कहाँ पाया जाता है? जाइलम में। जाइलम का काम क्या होता है? तो पौधों के अंदर जल का परिवहन और खनिज लवण का परिवहन करना होता है जाइलम का। जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा करने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? तो एपिथेलियम उत्तक कहा जाता है। जंतु के शरीर को ढकने या बाहर की रक्षा करने वाला जो टिश्यू होता है, उत्तक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियम उत्तक। जिन उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कोलेनकाइमा कहा जाता है। ठीक है। यानी जिस टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा होती है उसको हम लोग कोलेनकाइमा कहते हैं। ठीक है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा यानी इसको स्टार्च भी कह सकते हैं। ठीक है। मतलब कहा जाता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो स्टोमेटा के द्वारा होता है। किस उत्तक में लिग्निन उपस्थित नहीं होता है? लिग्निन जो है वो कोलेनकाइमा में उपस्थित नहीं होता है। रक्त के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत है कितना है? तो 90%। अगर ब्लड के अंदर प्लाज्मा है तो उसमें जल का प्रतिशत, प्लाज्मा के अंदर 90% जल पाया जाता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है आहार का चालन करना, यानी कि भोजन का परिवहन करना जो है फ्लोएम का काम है। और जल एवं खनिज लवण का जो है परिवहन करना या मतलब पहुंचाना पूरे अन्य भागों में जो है पौधों के अंदर, तो वह काम है जाइलम का। ठीक है। अस्थि कैसा उत्तक है? अस्थि या हड्डी या रक्त, ठीक है, टेंडोन, ये सब जो है आपको
संयोजी उत्तक का उदाहरण है। ठीक है, जंतुओं में भोजन का संग्रहण डैश उत्तक से होता है। कह रहा है कि जंतुओं में भोजन का संग्रहण किस उत्तक से होता है, तो पेशी उत्तक से होता है। डैश तंत्रिका उत्तक की एक इकाई है, यानी तंत्रिका तंत्र की अगर इकाई या यूनिट पूछा जाए तो वह न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उत्तक को कहते हैं, क्या कहते हैं, तंत्रिका उत्तक कहते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उत्तक को क्या कहते हैं, तंत्रिका उत्तक कहते हैं। रक्त किस उत्तक का उदाहरण है, तो रक्त जो है एक प्रकार के संयोजी उत्तक का उदाहरण है। शैवालों में किस तरह का विभाजन पाया जाता है, तो असूत्री विभाजन पाया जाता है। समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो दही कोशिका में जो है समसूत्री विभाजन होता है। मतलब दही कोशिका मतलब जिसके अंदर शरीर पूरा डेवलप हो, मतलब शरीर होता है, शारीरिक क्रिया होता है, उसके अंदर जो समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, स्नायु और कंडरा किस उत्तक से बने होते हैं, तो स्नायु और कंडरा जो होते हैं संयोजी उत्तक के बने होते हैं। ठीक है, कोलेजन को जब जल में उबालते हैं तो इसमें परिवर्तित हो जाता है जिलेटिन। कोलेजन को जब हम जल में उबालते हैं तो इसमें परिवर्तित हो जाता है क्या, जिलेटिन। अस्थित कारकों से प्रवर्धन किसमें पाया जाता है, सूक्ष्म नलिकाएं में। अस्थित कारकों में प्रवर्धन किसमें पाया जाता है, सूक्ष्म नलिकाएं में। कणिकाओं को निकाल देने के पश्चात कौन सा रुधिर का तरल अंश होता है, तो वो होता है प्लाज्मा। कह रहा है कि कणिकाओं को निकाल देने के पश्चात रुधिर का तरल अंश होता है, क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है। ये बताया है कि प्लाज्मा के अंदर 90% जल पाया जाता है। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है, तो पांव विभज्योतक अथवा कैम्बियन की वजह से होता है। ठीक है, विभज्योतक या कैम्बियन की वजह से होता है। रुधिर में वास्तविक कोशिकाएं कौन सी नहीं है, तो रुधिर के अंदर जो है वास्तविक कोशिकाएं प्लेटलेट्स नहीं है। प्लेटलेट्स जो है वो कोशिकाएं नहीं हैं। किसके अत्यधिक खिंच जाने से मोच आ जाता है, तो लिगामेंट के खिंच जाने से जो है क्या हो जाता है, मोच आ जाता है। पैरों वैरों में खास करके मोच आता है तो वह लिगामेंट के खिंच जाने की वजह से होता है। कंडरा एक संरचना है जो जोड़ने का काम करता है, तो कंडरा जो है पेशी को, यानी कि कह सकते हैं कि मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है। कंडरा का काम है पेशी को, यानी कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम कंडरा का है। कंडरा जिसको हम लोग टेंडन कहते हैं। और लिगामेंट में जो होता है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। लिगामेंट में क्या होता है कि हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। चिकनी पेशियां पाई जाती है, तो किसके अंदर पाई जाती है चिकनी पेशियां, तो गर्भाशय, धमनी और शिरा के अंदर पाई जाती है। आकृति, कार्य तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, आकृति, कार्य तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह, यानी जिसकी आकृति, कार्य और उसकी उत्पत्ति समान हो तो उस कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। पौधे की लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है, तो शीर्षस्थ विभज्योतक की वजह से होता है। शीर्षस्थ विभज्योतक की वजह से जो है पौधे की लंबाई बढ़ती है। कोशिका विभाजन किस तक सीमित है, तो विभज्योतक कोशिकाओं तक सीमित है। कोशिका का विभाजन विभज्योतक कोशिकाओं तक सीमित है। सक्रिय विभाजन किसी की कोशिका में होता है, तो कैम्बियन में होता है। ठीक है, सक्रिय विभाजन किस में होता है, कैम्बियन में होता है। घास की तना की लंबाई किसकी क्रियाशीलता में बढ़ती है, तो यह जो है अंतर्वेशी विभज्यता की वजह से बढ़ती है। कुट्टिम उपकला किसका नाम है, तो वह है सल्की उपकला का। कुट्टिम उपकला जो है वो किसका नाम है, तो सल्की उपकला का। स्तंभाकार उपकला शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है, तो आमाशय और आंत में पाया जाता है। किस प्रकार का उत्तक जो होता है ग्रंथि बनाता है, तो वह है उपकला उत्तक। किस प्रकार का उत्तक ग्रंथि बनाता है, तो उपकला उत्तक। गर्तिका में उत्तक क्या है, तो संयोजी उत्तक। गर्तिका में उत्तक जो होता है वो संयोजी उत्तक होता है। अब जीवों में विविधता, सजीव वर्ग का वर्गीकरण किसने किया था, तो रॉबर्ट व्हिटेकर ने किया था। सजीव वर्गों का वर्गीकरण जो है रॉबर्ट व्हिटेकर ने किया था। और व्हिटेकर ने ही मतलब जीवों को 5 भागों में बांटा था। मतलब कौन कौन सा, तो पादप, जंतु, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। पादप, जंतु, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। ब्रायोफाइटा के अधीन आता है क्या, मर्चेंटिया जीनस आता है। मर्चेंटिया जो है, मर्चेंटिया जीनस ब्रायोफाइटा के अधीन आता है। ठीक है,
जिस मछलियों में जबड़ा नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? एनाथा मछली कहा जाता है। नेफ्रिडिया किसका उत्सर्जी अंग है? तो संघ एनिलिडा का उत्सर्जी अंग है। नेफ्रिडिया जो है किसका उत्सर्जी अंग है? संघ एनिलिडा का। किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? उभयचर यानी कि एम्फीबियन कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा को। किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को। अमीबा किस वर्ग का प्राणी है? तो अमीबा जो है अगर पूछा जाए तो प्रोटोजोआ वर्ग के प्राणी हैं। अमीबा और पैरामीशियम किस संघ के प्राणी हैं? तो प्रोटिस्टा के अंदर आता है। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम जो है वो प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आता है। फाइलम प्लेटी हेलमिंथिज किस संघ का जंतु है? तो टेप वर्म से संबंधित है। फाइलम प्लेटी हेलमिंथिज किस संघ का जंतु है? टेप वर्म से। पेरिफेरा फाइलम किस संघ का जंतु है? तो स्पॉन्ज का जंतु है पेरिफेरा। ऑर्थोपोडा का उदाहरण मकड़ी, यानी कि अगर बोला जाए पूरे ब्रह्मांड के अंदर तो सबसे बड़ा अगर जीवों का संघ है तो वो ऑर्थोपोडा ही है। और ऑर्थोपोडा के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े कीट पतंग आते हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो मकड़ी, मच्छर, तितली, ये सब जो है किसी चींटी जो भी है ये सब ऑर्थोपोडा के मतलब संघ के अंतर्गत आते हैं। मोलस्का फाइलम का जंतु कौन सा है? ठीक है, तो वह है ऑक्टोपस। मोलस्का फाइलम का जंतु कौन सा है? तो वह है ऑक्टोपस। वह कौन सा समूह जिसके प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है? तो ऑर्थोपोडा से कह रहा है कि वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से, रुधिर मतलब होता है खून यानी कि रक्त से भरी होती है, तो वह है ऑर्थोपोडा। सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? तो नीलहरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। मतलब नीलहरित शैवाल में केंद्रक नहीं पाया जाता है, बस ये ध्यान रखना है। गति का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड होता है गति का ऐसा यूनिट। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो विस्थापन कहलाती है। गति परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। त्वरण का को हम लोग इंग्लिश में ए बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ए इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन में टी, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा में समय। ठीक है, त्वरण का अगर इकाई पूछा है, त्वरण की इकाई क्या होती है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है, या मीटर सेकेंड के पावर -1। अगर प्रति ये दिया नहीं दिया रहे तो मीटर सेकेंड के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन एवं समय के बीच के ग्राफ का ढाल होता है, मतलब देता है वेग। विस्थापन और समय के बीच के ढाल का मतलब ग्राफ का ढाल देता है वेग। वेग एवं समय के बीच में ग्राफ का ढाल देता है त्वरण। एक वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है, शून्य होता है। यानी कोई आदमी किसी वृत्त के चारों तरफ घूम रहा है और जहाँ से शुरू किया वहीं पे अगर दोबारा वापस हुआ तो वहाँ पे विस्थापन क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर का समतुल्य गति है कितना? तो इसको मीटर पर सेकेंड में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 72 गुने में 5/18 से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, तो 18 चौक 72 और 5 चौक 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समतुल्य गति जो है 72 गुने में 5/18, 18 से 72 काट देंगे तो 18 चौक 72 और 4 पंचे 20, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यानी किलोमीटर को जो है मीटर सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग 18/5 से गुना करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन d व्युत्क्रमानुपाती t के स्क्वायर है तो उसका त्वरण होगा एक समान होगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन d व्युत्क्रमानुपाती t हो तो उसका वेग होगा समय के समानुपाती।